Welcome back to the next video of economics, class 12, video number 9. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, एक देश की अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि उस जो दशा थी स्टैग्नेंट हालत में थी कंट्री, उस स्टैग्नेंट पोजीशन से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया, ठीक है। अब वो प्लानिंग कैसे असर करेंगे वो जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो चैप्टर 3 फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर का होना क्यों जरूरी है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एग्रीकल्चर का, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले नंबर पे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का। ओके, तो पहला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी हमारा बनता है, जीडीपी आपको बता दूं होता क्या है। जीडीपी का मतलब होता है कुल प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि कंट्री में जो कुल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसी को हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। आगे आपको तो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में, बस इतना जानिए जीडीपी का मतलब होता है कि सारे देश के अंदर सब लोग मिलकर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसी को हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। तो ये 51 में लगभग हमारा 51% जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था, और पूरे प्लानिंग पीरियड में भी अगर कहा जाए तो थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस घटता जरूर गया है, बट अभी भी 17.4% का जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर से हम जनरेट करते हैं। तो इट इज अ बिग सोर्स ऑफ जीडीपी जनरेशन। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स का मतलब है कि देखिए आज हमारे घरों में जो हम फूड कंजम्पशन करते हैं, उन फूड कंजम्पशन के लिए हमें गुड कहाँ से मिलता है, चाहे आपका व्हीट हो, राइस हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, शुगर हो, ठीक है, शुगर केन हो, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी की सारी चीजें हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। तो यानी कि जो वेज गुड्स हैं, यानी कि जो हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की गुड्स हैं, उनकी सप्लाई हमको एग्रीकल्चर ही कर रहा है। तो ये दूसरा इसका इम्पोर्टेंस हो गया कि ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियंस का 130 करोड़ 135 करोड़ आबादी का खर्चा उठाता है, ठीक है, सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज स्टिल एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एरिया। 50% की आबादी, 50% सॉरी आबादी नहीं, वर्कफोर्स का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसका 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये एक तरीके से अगर हम कहें कि इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये 50% लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, तो ये शर्ट बनता कहाँ से है? कॉटन से। कॉटन की क्या होती है? एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो हमें कॉटन को डेवलप करना पड़ेगा, कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई एग्रीकल्चर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जितनी भी है आज आपके देश में, इतनी बड़ी जूस इंडस्ट्री चलती है, रियल जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, इनके लिए फल कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से आता है। आपका नूडल्स इंडस्ट्री इसी से चलता है, चिप्स की इंडस्ट्री इसी से चलती है पूरी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मेन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट हम समझते हैं सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अच्छा, इंडस्ट्रियल गुड्स मशीनों का डिमांड करने के काम एग्रीकल्चर आते हैं। कैसे? आज आप देखिए, आज आपके खेतों में मशीन कैसे काम करते हैं? थ्रेशर काम कर रहा है, कल्टीवेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइनर काम कर रहा है, ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। ये सारी मशीनें क्या हैं? सब कैपिटल गुड्स हैं। और एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो इन इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड होगा। तो सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स,
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब देखो आज के डेट में अगर हम कहें तो इंडिया एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। ठीक है, यहाँ से अच्छी खासी हम बहुत सारी क्रॉप्स को, बहुत सारे और भी चीजें हम इंडिया से बाहर सेल करते हैं। ठीक है, स्पेशली मैंगोज देखिए तो मैंगोज हम पूरे अरब में इंडिया बहुत बड़े मात्रा में सप्लाई करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड आपका एक्सपोर्ट बन के उभर रहा है, आपका एक्सपोर्ट आपका जो बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एक्सपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। डोमेस्टिक ट्रेड में भी देखो तो एक अच्छा खासा व्यापार बना हुआ है फूड ग्रेन्स का। ठीक, आज हर गली में, हर चौराहे में इसके फूड ग्रेन्स की शॉप मिल जाएगी। तो एक तरीके से डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में ये हमारा कंट्रीब्यूशन करता है। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे समझिएगा। अब देखो हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर एप्पल्स का एग्रीकल्चर बिल्कुल है, एप्पल्स का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है। यानी कि यूपी में अगर हम रहते हैं तो यूपी में एग्रीकल्चर एप्पल का प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन क्या एप्पल खाते नहीं है? बिल्कुल खाते हैं। ये एप्पल कहाँ से आता है? आपका ये एप्पल ये आ गया, चाहे जम्मू से आया, ठीक है, चाहे हिमाचल से आया, ये कैसे आता है? यहाँ ये आता है आपका ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ऐसे ही बहुत सारे जब हम पंजाब है, पंजाब में आपका व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हरियाणा में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जैसे आपका राजस्थान है तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, व्हीट राइस का। तो वो हरियाणा से निकल के पंजाब से निकल वहाँ भेजने का काम आता है। तो एक तरीके से पूरे देश में हम सारे गुड्स, सारे क्रॉप्स का, सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का सप्लाई कर लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पॉसिबल है। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर उभरा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, और वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर के पास जो मशीनें हैं और जो लैंड है, दैट इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ 9 फीचर्स थे एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ इतने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपने देखा था पहले भी इंडियन एग्रीकल्चर की हालत बड़ी अच्छी नहीं है, तो हम वही चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। पहला, लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो राइस के मामले में इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3.6 टन पर हेक्टेयर का है। चाइना 6.8 लार्जेस्ट है और एवरेज प्रोडक्शन भी दुनिया में 4.5 टन पर हेक्टेयर का हो रहा है। यानी कि हम दुनिया में एवरेज से भी कम प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस का। सेम चीज वीट में हुई, इंडिया 3.1 टन पर हेक्टेयर और चाइना हाईएस्ट 6.5 टन पर हेक्टेयर और वर्ल्ड का एवरेज भी 3.3 टन पर हेक्टेयर का है। यानी कि हम वर्ल्ड वाइड जो एवरेज प्रोडक्शन दुनिया कर रही है हम उससे भी कम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हमारा है लो प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा पहला फीचर हो गया हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का। दूसरा है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि एक कोई काम है जिसको 2 आदमी मिलकर बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उस फैमिली में 5 लोग खाली थे तो 5 लोग लग गए। काम कितने का था? 2 का। तो ये जो 3 लोगों ने काम किया इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? इनको कोई मार्जिनल प्रोडक्शन तो है नहीं, इन्होंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं, क्योंकि जो 2 लोग मिलकर काम कर सकते तो ये 5 लोग भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर हम देखेंगे तो वहां पे हमको मिलेगा क्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि हर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में देखिए तो गांव में आप जाइए तो खेतों में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन काम 2 लोग का है और लगे हैं 8 लोग उसमें। तो ये जो 6 लोग हैं ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो यानी कि जो हमारा एक तरीके से हमें लगता है कि एम्प्लॉयड है लोग, लेकिन वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड नहीं है। तो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। स्टिल 45% ऑफ द लैंड इज अंडर द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिर्फ 45% जमीनें इंडिया में, सॉरी लैंड फॉर्म्स जो जहाँ पे फार्मिंग एरिया है वो सिर्फ कवर होते हैं परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन से। बाकी अभी भी 55% का एरिया हम डिपेंड करते हैं नेचुरल रेनफॉल पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम समझते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि फार्मर्स स्टिल प्रोड्यूस फॉर द
सेल्फ कंजम्पशन नॉट फॉर द मार्केट, यानी कि हमारे फार्मर्स अभी भी इतने सफिशिएंट नहीं हुए हैं कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें, दे आर स्टिल प्रोड्यूस फॉर द ओन कंजम्पशन। क्लियर? नाउ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, तो अभी भी हमारे फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स की कमी से जूझ रहे हैं, उनके पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, चाहे वो सीड्स का हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स का हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स का हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स का हो, ठीक है, और चाहे सीड्स का हो, चाहे वो आपका वाटर सप्लाई का हो। तो ये सारी चीजों में हमारे अभी जो फार्मर्स है वो मॉडर्न इनपुट्स की कमी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट लैंड लार्ज सॉरी स्मॉल होल्डिंग्स, हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था कि फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी है। अब छोटी होने की वजह से उनके पास जो आउटपुट आता है वो भी कम आता है, तो वो आउटपुट कम आता है तो वो मशीन का यूज वैसे भी नहीं कर पाते हैं, तो स्मॉल होल्डिंग इज अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट लैंड लॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट। लैंड लॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट क्या था कि आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा कि लैंडलॉर्ड चाहता है कि उसको कॉस्ट में कोई भी पार्टिसिपेशन ना करनी पड़े, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ले जाता है, तो ये लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे रिजॉल्व किया है। और नेक्स्ट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो इंडिया में यूज हो रही है अभी भी, तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों से बहुत पीछे है। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी जैसे दुनिया में और देश यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले हमने इसके इंपॉर्टेंस पढ़े और उसके फीचर्स पढ़े और हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।